जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल के अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है, कल हमने देखा केवीएल केसीएल के साथ लूप एनालिसिस और मेश एनालिसिस कैसे की जाती है। आज उसी केसीएल का दूसरा नाम है नोडल एनालिसिस और हम अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं, नोडल एनालिसिस। कल आपको जो लूप और मेश एनालिसिस बताए थे उसमें हमने एक आपको लिमिटेशन उसकी बताई थी। वो क्या बताई थी कि मेश एनालिसिस इज ओनली एप्लीकेबल इन प्लेनर नेटवर्क। प्लेनर नेटवर्क, ठीक है। प्लेनर नेटवर्क क्या होता था ये भी हमने आपको बताया। अब नोडल एनालिसिस क्या है? ये प्लेनर एंड नॉन प्लेनर दोनों जगह एप्लीकेबल है। हमें इसको देखना ही नहीं है कि आपका नेटवर्क प्लेनर है या नॉन प्लेनर, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। वर्किंग रूल फर्स्ट ये मानेंगे, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि टोटल वैल्यू ऑफ बैटरी, बैटरी या ये कहिए सोर्स, इज कंसंट्रेटेड ऑन पॉजिटिव टर्मिनल ओनली। नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज है 0। ये पहला आपको रूल ध्यान रखना है कि जो बैटरी की वैल्यू है वो कहां पर है, पॉजिटिव टर्मिनल पर, और नेगेटिव टर्मिनल पर क्या है, 0। सेकंड रूल जो है वो ध्यान क्या रखना है कि द नोड एट विच नोडल एनालिसिस इज टू बी अप्लाइड इज considered at highest potential among all nodes। सेकंड एजम्पशन क्या है कि जिस नोड पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे वो नोडल एनालिसिस ये बताएगी कि जिस नोड पर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे उस नोड का वोल्टेज सबसे हाईएस्ट वोल्टेज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उससे एसोसिएटेड जितनी भी ब्रांचेज होंगी उस नोड से, वहां पर करंट क्या होगी, आउटगोइंग। आउटगोइंग क्यों होगी? क्योंकि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से कहां फ्लो होती है, लो वोल्टेज। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है। और थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि द नोड एट विच, नोड कहिए या जंक्शन कहिए, नोड वो होता है जहां पर दो सर्किट एलिमेंट आपस में ज्वाइंट होते हैं, जंक्शन वो होता है जहां पर दो से ज्यादा। तो द जंक्शन एट विच
मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आर ज्वाइंट इज टेकन एज रेफरेंस नोड। ऐसे नोड को क्या ले लेंगे? रेफरेंस नोड। और रेफरेंस नोड का वोल्टेज क्या होता है? 0। ये हम मान लेंगे। बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट ये है क्या कि बैटरी की टोटल वैल्यू हमारी कहाँ स्थित है, कहाँ कंसंट्रेटेड है? वो है पॉजिटिव टर्मिनल पर। नेगेटिव टर्मिनल पर क्या है? 0। सेकेंड पॉइंट क्या है कि द नोड एट विच नोडल एनालिसिस अप्लाइड इज कंसीडर्ड एज हाईएस्ट पोटेंशियल एमंग ऑल नोड। सर्किट में जितनी भी नोड होंगी उनमें से सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर वही नोड होगी जिस पर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। और थर्ड कि एक हमें रेफरेंस नोड मानना हो। रेफरेंस नोड मानने के लिए हम क्या ध्यान रखेंगे? जहां पर सर्किट की मैक्सिमम ब्रांचेज आकर के मिलती हैं, ऐसी नोड को हम क्या लेंगे? रेफरेंस नोड। ठीक, चलिए केसीएल क्या कहता है कि एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि उस जंक्शन पर आने वाली करंट इज इक्वल टू उस जंक्शन से जाने वाली करंट। बस इसी का इस्तेमाल करके हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ये न्यूमेरिकल सारे वही हैं जो हमने आपको मेश एनालिसिस में कल कराए थे। इसी को हम क्या देखते हैं? नोडल एनालिसिस से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है और पूछ रहा है करंट इन 14 ओम। ठीक, यहां पर देखिए इस ब्रांच में एक ही करंट फ्लो होगी, इस ब्रांच में भी एक ही करंट फ्लो होगी। ठीक, एक नोड ये है, दूसरा जंक्शन ये है, सॉरी एक जंक्शन ये है, दूसरा जंक्शन ये है। हम क्या मानते हैं कि बैटरी की पॉजिटिव वैल्यू कहां पर है? प्लस टर्मिनल पर। ठीक, नेगेटिव पर क्या है? 0। अगर यहां पर 0 है, यहाँ के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, यहां पर भी 0 है, यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको रेफरेंस नोड मान लिए, इसको मान लिए 0 वोल्ट पर। अगर ये टर्मिनल ऐसे होता 12 वोल्ट ऐसे लिखा होता, तब भी हमें एक नोड का वोल्टेज क्या मानना था? 0। हमने 0 मानना था तो हम 0 मान लिए। अब अगर मैं इस नोड का वोल्टेज निकाल लूं, इस नोड का वोल्टेज निकालते ही हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ का वोल्टेज अगर मुझे पता चल गया तो हमें हर एक ब्रांच में, इससे एसोसिएटेड 3 ब्रांच हैं, तीनों ब्रांच में करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्या बताए थे कि जहां पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है वहां का पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल एज्यूम करना है। तो इससे एसोसिएटेड जितनी भी ब्रांच होगी वहां पर करंट क्या होगी? आउटगोइंग। आउटगोइंग करंट होगी। अब हमें सपोज इस ब्रांच में करंट निकालनी है, तो याद रखिएगा एक जंक्शन से दूसरी जंक्शन पर आपको जाना है, बीच में नहीं रुकना है कहीं पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। तो यहां का सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है, तो इस ब्रांच में करंट क्या होगी? I1 मान लेते हैं, इधर I2 मान लेते हैं और इधर I3 मान लेते हैं। I1 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वोल्टेज माइनस यहां पर आगे बैटरी के किस टर्मिनल पर पहले पहुंचे? प्लस टर्मिनल पर, तो +5 लिख दिए। उसके बाद कोई वोल्टेज नहीं पड़ा, यहां पर है 0 डिवाइडेड बाई उस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 7। करंट यही होगी, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, वो हमने लगा दिया। यहां पर V माइनस बैटरी के किस टर्मिनल पर पहले पहुंचे? 12। ये प्लस साइन क्या है? जिस टर्मिनल पर आप पहुंच रहे हैं पहले चलते हुए करंट की डायरेक्शन में, -0 डिवाइडेड बाई 3। और इस ब्रांच में करंट क्या है? V -0 डिवाइडेड बाई 14। तीनों ब्रांच में करंट क्या है? आउटगोइंग। इनकमिंग करंट कुछ नहीं है, इनकमिंग करंट कुछ नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? 0। ठीक, यहां से हम क्या निकालेंगे? V की वैल्यू।
V की वैल्यू निकालते ही जो भी वैल्यू आए, आपसे जिस भी ब्रांच में करंट पूछा है वो आप निकाल सकते हैं। सपोज इस ब्रांच में पूछ लिया, तो यहां पर करंट क्या हो जाएगी, V माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। इस ब्रांच में पूछा है तो इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगी, V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 14। सिमिलरली I1 निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर अगर हम इसमें मेश एनालिसिस अप्लाई करते, तो कल हमने मेश एनालिसिस अप्लाई की थी। मेश एनालिसिस में क्या कर रहे थे, मेश एनालिसिस में हम क्या कर रहे थे कि एक करंट ऐसे मान रहे थे और दूसरा ऐसे। तो हमारे पास दो करंट थी और दो इक्वेशन थे और दो अननोन थे, लेकिन यहां पर एक ही इक्वेशन और एक ही अननोन है ना। तो इस मेथड को अप्लाई करने, जो आप लोग पूछते रहते हैं ना कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है, कैसे जानेंगे, इसका जानने का, रटने का तरीका नहीं, इसका जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इस मेथड में एडवांटेज क्या होता है, इस मेथड का एडवांटेज लिख लीजिए, वो ये है कि यहां पर नंबर ऑफ इक्वेशंस वो कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाएंगी। इस कम होने के पीछे क्या कारण है, कितनी कम होंगी, मेश एनालिसिस से हमेशा एक कम होगी। इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस इन मेश एनालिसिस -1। अगर मेश एनालिसिस में 2 बनेंगी तो यहां पर कितनी इक्वेशन बनेगी, 1। उसका कारण यह है कि हम एक नोड को या एक जंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस, और उसका वोल्टेज क्या मान लेते हैं, 0। जब इसका वोल्टेज 0 मान लेते हैं तो यहां पर हमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती इस नोड पर। यही कारण है कि यहां पर इक्वेशन क्या हो जाती है, मेश एनालिसिस से एक इक्वेशन कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर एक ही करंट फ्लो होगी, यहां पर एक ही करंट फ्लो होगी, यहां पर एक करंट फ्लो होगी। एक नोड को रेफरेंस मानना था, एक जंक्शन को, यहां को मान लिया रेफरेंस। रेफरेंस को 0 वोल्ट पर मान लेते हैं, यहां का वोल्टेज मान लेते हैं V। हमें जिस भी ब्रांच में करंट निकालनी है, आप फर्स्ट इस पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का वही तरीका है, जिस भी नोड पर अप्लाई करना है उसको हाईएस्ट पोटेंशियल पर मान लेना है। तो उससे एसोसिएटेड जितनी भी ब्रांचेज होंगी वहां पर करंट क्या होगी, आउटगोइंग। और जब करंट आउटगोइंग होगी तो यहां पर करंट क्या होगी, V माइनस बैटरी के किस टर्मिनल पर पहले पहुंचे, 15 पर, उसके बाद अगली नोड आई 0 वोल्ट की, डिवाइडेड बाई उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 9। इस ब्रांच में क्या हो जाएगी, V माइनस बैटरी के किस टर्मिनल पर पहले पहुंचे, माइनस टर्मिनल पर, तो -11 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। वहां पर क्या लिखेंगे, V माइनस -21 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 9। तीनों आउटगोइंग है तो तीनों आउटगोइंग कर दिए, इनकमिंग कोई नहीं है तो इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके V की वैल्यू निकालिए, और जब V की वैल्यू निकालेंगे तो आपको किसी भी ब्रांच में आप करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। हमें I1 की वैल्यू चाहिए, तो I1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, V माइनस -21 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 9। जिस भी ब्रांच में आपको करंट निकालनी है आप उस ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। यहां भी आपने देखा कि इक्वेशन क्या बनेगी, मेश एनालिसिस से हमेशा एक कम बनेगी। ठीक, चलिए अगर आपको नोडल एनालिसिस अप्लाई करने में कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन चलना है। कंडीशन ये है कि जिस आप जहां से चलेंगे
बैटरी के जिस टर्मिनल पर पहले पहुंचे उसका साइन, और बीच में माइनस माइनस लगाते जाना है। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि करंट डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होता है, इस वजह से ये वाला माइनस लगा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए, हमें पहला रूल अप्लाई करने से फायदा क्या होगा कि बैटरी का टोटल वैल्यू क्या है पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो अगर मैं इसको 2 वोल्ट यहां पर मान लेता हूं, यहां पर है 0, तो ये वही 0 यहां पर आया, वही यहां पर है, तो ये हमारा रेफरेंस नोड, और रेफरेंस नोड का वोल्टेज क्या है 0। ये 2 का +2 यहां पर पहुंचा, तो इस नोड का वोल्टेज है 2। हमें एक यहाँ का वोल्टेज निकालना है V1 और यहाँ का निकालना है V2। अगर V1 और V2 मिल गए तो फिर हमें सारे वोल्टेज मिल जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ का वोल्टेज 0 है। क्यों नहीं कह सकते 0? 0 इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि पूरे सर्किट में, पूरे नेटवर्क में एक ही रेफरेंस नोड होगी। आप चाहे तो इसको मान सकते हैं, चाहे इसको मान सकते हैं। अगर मैं इसको 0 मानूंगा तो यहाँ पर का कुछ वोल्टेज हमें मानना पड़ेगा, V1 V2 V3, इस वजह से हमने इसी को 0 माना। अब आपके पास क्या है, दो इक्वेशन बनानी है। क्यों? क्योंकि दो अननोन है V1 V2। तो यहां पर अप्लाई कर दीजिए सबसे पहले नोडल एनालिसिस। जब हम V1 पर अप्लाई करेंगे तो V1 से एसोसिएटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं इस नोड से, वो कितनी है? 3। तो 3 ही टर्म आएंगे यहाँ पर। अब वो प्लस होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आउटगोइंग करंट फ्लो होगी जिस भी नोडल एनालिसिस जहां पर अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 9 ओम में करंट निकालूं तो क्या लिखूंगा? V1 - V2 डिवाइडेड बाई 9। 1 ओम में निकालूं तो क्या लिखूंगा? V1 - 2 डिवाइडेड बाई 1। नीचे की तरफ आऊंगा तो क्या लिखूंगा? V1 माइनस, बैटरी के किस टर्मिनल पर पहले पहुंचे? माइनस निगेटिव टर्मिनल पर, तो -3 माइनस यहाँ का वोल्टेज 0 डिवाइडेड बाई उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 5। तीनों आउटगोइंग करंट हैं तो तीनों को प्लस कर लीजिए, इक्वल टू 0। आसान है या नहीं? ठीक है, चलिए V2 पर, V2 अप्लाई करेंगे। V2 पर तो क्या लिखेंगे? V2 - 2 डिवाइडेड बाई 6 इधर वाली ब्रांच में। इधर वाली ब्रांच में तो यहां पर अप्लाई कर रहे हैं सेकंड पर, तो इसी को हम सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पर मानेंगे। तो यहां पर करंट क्या होगी? V2 - V1 डिवाइडेड बाई 9। और यहां पर V2 - 0 डिवाइडेड बाई 7। तीनों आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग कोई नहीं है, इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो अननोन। V1 V2 की वैल्यू निकालने के बाद आप किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। ये सॉल्व आपको करना है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो अप्लाई करने में, इक्वेशन बनाने में, तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इस ब्रांच में करंट निकालनी है 20 ओम में। कल हमने इसको देखा था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, मेश एनालिसिस लगाया था उसके बाद। अब हम आज यहां पर नोडल एनालिसिस के थ्रू देखेंगे। ये एक ही जो है नोड है, इसी को मान लेते हैं 0। तो ये हमारा 0 वोल्ट का है। इसके बाद कौन सी नोड बची? एक ये बची। यहां पर मत लगाइएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही करंट फ्लो होगी, तो हमें वहां पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो नोडल एनालिसिस कहते हैं नोडल, अदरवाइज वो लगती है जंक्शन पर। ठीक है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो V1 V2 और V3। चलिए 1 पर अप्लाई कीजिए तो क्या लिखेंगे? V1 - 3 -0 डिवाइडेड बाई 8 प्लस V1 - 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V1 - V2 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए V2 पर अप्लाई करते हैं। V2 पर 4 ब्रांचेज हैं, 4 ब्रांचेज। अब 4 ब्रांचेज हैं तो यहाँ पर 4 टर्म का प्लस या माइनस होगा, देखते हैं क्या होगा। V2 में 12 ओम में क्या हो जाएगा? V2 - V1 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा? V2 - 0 डिवाइडेड बाई 8। ये सारी आउटगोइंग करंट है।
इधर की तरफ क्या हो जाएगा, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 20, और इसी से एक करंट और बाहर जा रही है 10, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए, कुछ पूछ लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो तो। इस नोट पर अप्लाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे, V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, ये वाली ब्रांच। इस वाली ब्रांच में V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 20, ये वाली ब्रांच में हो गया। ये तो हुई जाने वाली करंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करते समय मैंने पढ़ा है कि जिस नोड पर अप्लाई करेंगे वहां से सारी करंट आउट गोइंग होगी, क्योंकि ये हाईएस्ट पोटेंशियल पर माने हैं। अब यहाँ पर आने वाली करंट कौन सी है, 10, तो इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, V1 V2 V3 निकाल लीजिए। आपसे पूछा क्या है, IX, तो IX की वैल्यू, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। V2 V3 की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा इस इक्वेशन से। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपने एक बार इक्वेशन बनाना सीख लिया तो फिर क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इस ब्रांच में करंट निकालनी है, बहुत ही सिंपल। एक, ये पूरी एक ही नोड है, इसको रेफरेंस मान लीजिए। बची कौन सी नोड, एक ये जंक्शन, एक ये, तो इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2। V1 और V2 पर क्या कर लीजिए, नोडल एनालिसिस। V1 पर अगर करते हैं नोडल एनालिसिस तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 5। ये कौन सी है, जाने वाली करंट है। आ कौन सी रही है, 5 एम्पियर, इक्वेशन 1। V2 पर V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 5, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये जाने वाली करंट है। और एक और करंट जा रही है 4, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व कर लीजिए और करंट निकाल लीजिए। करंट क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा, पावर डिसिपेटेड इन 1 ओम रेजिस्टेंस। पावर क्या होती है, I स्क्वायर R, या ये कहिए V स्क्वायर बाई R। हमें या तो इस ब्रांच के क्रॉस करंट मिल जाए या इसके क्रॉस वोल्टेज मिल जाए। सिंपल सा तरीका, एक को रेफरेंस नोड मानिए, ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2। V1 पर अप्लाई कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, सारी जाने वाली करंट है, 3 एम्पियर भी वहां से जा रही, इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सेकंड पर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, फिर यहां से 4 भी जा रही है, इक्वल टू 4, 2 इक्वेशन 2 अननोन। हमें यहां पर पावर निकालनी है, तो यहां का इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना है, V2, तो यहां पर पावर क्या हो जाएगी, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। V स्क्वायर बाई R होती है ना पावर रेजिस्टेंस में, ठीक, तो हम निकाल लेंगे। कोई डाउट हो तो पूछिए। इक्वेशन बनाना आ गया, अगर इक्वेशन बनाने में कोई डाउट हो तब भी पूछ लीजिएगा। कहीं कोई चीज समझ में ना आ रही हो, प्लस माइनस कैसे हुए, ये भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है कि इसके क्रॉस वोल्टेज बताइए और इसके क्रॉस फ्लो होने वाली करंट। ये कल ही आपको बताए थे कि करंट हमेशा क्या होती है, क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होती है, ओपन में कभी भी फ्लो नहीं होगी। जब ओपन में फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ओपन, इसके आगे कोई क्लोज्ड पाथ इसको नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब रही बात वोल्टेज निकालने की, तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या कर लीजिए, वोल्टेज आपको डायरेक्ट निकालना है तो नोडल से डायरेक्ट आपको वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर एक को रेफरेंस मान लीजिए, ये पूरी एक ही नोड है, तो ये हो गया V1 और यहाँ का वोल्टेज है V2। अप्लाई कर दीजिए फर्स्ट नोड पर, तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, ये जाने वाली करंट है, और आ कौन रही है वहां पर, 2 एम्पियर, इक्वेशन 1। ठीक, सेकंड पर अप्लाई कीजिए, सेकंड नोड पर अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1। इससे इस नोड से एसोसिएटेड कितनी ब्रांच हैं, एक ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो 4 टर्म आएंगे। अभी हमने एक टर्म लिखा, 6 ओम में क्या करंट फ्लो होगी, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। फिर 6 ओम में कौन सी फ्लो होगी, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। आउट गोइंग करंट 4 एम्पियर भी है, तो +4 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन 2 अननोन। अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, तो आंसर कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2, या V1 डिफरेंस V2 कह सकते हैं। जो बड़ा होगा वही आपका, मतलब वही साइन देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर V2 बड़ा होगा तो करंट इधर से इधर फ्लो होगी, अगर V1 बड़ा होगा तो करंट इधर से इधर फ्लो होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस। सबसे सिंपल तरीका ही है, इस पूरे नोड को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस, 0 इसका वोल्टेज। अब बचे कौन कौन से, एक तो यहां पर है, तो इसको मान लिए V1, इसको मान लीजिए V2, इसको मान लीजिए यहां पर V3, और इसको मान लीजिए V4। 4 इक्वेशंस, 4 अननोन, तो 4 जगह आपको नोडल एनालिसिस अप्लाई करनी है। V1 के क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 40 प्लस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20। ये जाने वाली करंट है, आ कौन सी रही है, 10 एम्पियर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड V2 के क्रॉस लगाइए तो क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 40, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 50, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100। वहां पर आ कोई भी करंट नहीं रही है, तो इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, V3 पर लगाइए, V3 पर लगाएंगे तो क्या बनेगा, इसको इरेज कर लेते हैं तब। 2 इक्वेशन बन गई, अब बाकी 2 बनाते हैं। यहां पर लगाते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 50। नीचे की तरफ कौन सी करंट जा रही है, 2.5, यहां से जाने वाली करंट सारी प्लस हो जाएंगी। इस वाली ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, V3 माइनस V4
डिवाइडेड बाई 10। आ कौन सी रही है? 2, तो इक्वेशन 3। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। फोर्थ नोड पर लगाइए। फोर्थ नोड से कितनी ब्रांचेस जुड़ी हैं? 4, तो 4 ही टर्म आपको दिखेंगे इक्वेशन में। तो यहां पर देखिए, तो V4 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 10 ऊपर वाली ब्रांच में। फिर जा कौन सी रही है? 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर जा रही है। यहां पर कौन सी जाएगी? V4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 500। आ कौन सी रही है? 5 एम्पियर, तो इक्वेशन 4 इक्वेशन, 4 अननोन V1 V2 V3 V4, और उसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा, और जैसे ही वोल्टेज मिला आप क्या निकाल लेंगे? किसी भी ब्रांच में करंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर डिसिपेटेड इन 7 ओम रेजिस्टेंस। तो इसके क्रॉस पावर डिसिपेटेड क्या होगा? अगर हमें इसके क्रॉस वोल्टेज मिल गया तो V स्क्वायर बाई 7 कर देंगे, V स्क्वायर बाई R, या यहां पर फ्लो होने वाली करंट निकाल लें तो लिख देंगे I स्क्वायर इंटू 7, I स्क्वायर R। ठीक, अब हम नोडल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो नोडल एनालिसिस से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक रेफरेंस नोड मान लीजिए, तो ये हो गया 0। अब बची कौन सी नोड? ये दोनों एक ही नोड है, तो मान लेते हैं ये V1। ये दोनों एक ही नोड है, ये मान लेते हैं V2, और यहां पर मान लेते हैं V3। ठीक, तीनों जगह आप नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। अगर मैं V1 के क्रॉस अप्लाई करता हूं तो इस ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो होगी? V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 3। यहां पर 3 ओम में कौन सी रेजिस्टेंस, वो कौन सी करंट फ्लो होगी? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3। ये तो क्या हुई? जाने वाली करंट। आ कौन सी रही है? एक आ रही है 4 और दूसरी आ रही है 8, इक्वेशन 1। 4 इस यहां पर क्या हो रही है? इन कर रही है। 8 भी क्या कर रही है? इन कर रही है। तो 4 प्लस 8 कर दिया। चलिए सेकंड नोड पर अप्लाई करेंगे। तो सेकंड पर अप्लाई किए तो क्या लिखेंगे? V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। फिर लिखेंगे V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3। फिर लिखेंगे V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 1, और जा कौन सी रही है? 4, तो प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। बात समझ में आ गई? थर्ड पर अप्लाई करेंगे, थर्ड नोड पर। यहां पर कितनी ब्रांचेस जुड़ी हैं? 4, 4 ही टर्म आएंगे। तो पहले V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 7, फिर V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3, फिर V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1। ये तीनों करंट जा रही हैं और चौथी भी जा रही है इस नोड से बाहर। तो जाने वाली करंट इज इक्वल टू आने वाली करंट, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन 3 अननोन, आप सॉल्व कर लीजिए। V3 की वैल्यू आ जाएगी, और V3 की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब कि इस नोड से इस नोड के बीच में कितना वोल्टेज है? V3। तो यहां पर पावर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? V3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। ये आपका आंसर है। V3 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा इन इक्वेशन से। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज अगर एक बार आप लगाना इसको सीख गए तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होगा हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें इस ब्रांच में करंट निकालनी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? इस पूरे एक को रेफरेंस नोड मान लीजिए। इसके बाद कौन कौन सी नोड चाहिए, वो वोल्टेज पता करना है। एक तो ये हो गया V1, दूसरा हो गया V2, तीसरा हो गया V3, और ये पूरी एक नोड V4।
V1 पर अप्लाई करते हैं, तो V1 माइनस V4 डिवाइडेड बाई 1, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। ये जाने वाली करंट है और यहां से 3 एम्पियर भी जा रही है, इज इक्वल टू 0। V2 पर अप्लाई करेंगे सेकंड नोड पर, तो क्या लिखेंगे, V2 माइनस V4 डिवाइडेड बाई 3, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 7, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। आ कौन सी रही है, 3 एम्पियर, इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। यहाँ पर थर्ड पर इक्वेशन लिखिए, तो क्या लिखेंगे, V3 माइनस V4 डिवाइडेड बाई 4, V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन है आपकी। जितने ब्रांच यहां पर जुड़ेंगी उतने टर्म यहां पर प्लस या माइनस में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब V4 पर अप्लाई करते हैं, V4 से कितनी ब्रांचेस जुड़ी हैं, 4, तो V4 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1, V4 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 3, V4 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 4। ये सारी क्या हैं, इस ब्रांच में यहां से करंट जाएंगी। इस नोड पर आ कौन सी रही करंट, 2, इक्वेशन 4। फॉर इक्वेशन 4 अननोन आप वोल्टेज निकाल लेंगे। जैसे ही वोल्टेज निकाले तो यहां पर करंट क्या हो जाएगी, जो आपसे पूछा है, तो हो जाएगी V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा सुपर नोड और सुपर मेश का कॉन्सेप्ट। उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। चीज़ें बहुत आसान हैं। सबसे बेसिक बात होती है, फंडामेंटल वो है KVL अप्लाई करना। अगर कोई भी मेथड कहीं भी फेल हो जाए तो आपको KVL अप्लाई करना आना चाहिए। KVL है लूप और मेश एनालिसिस और KCL है नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।